चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे, सीरीज एलसीआर सर्किट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था हमारा। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट और कुछ नई चीजें और देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मतलब जनरली एसी से जो क्वेश्चन आता है वो सीरीज एलसीआर से आता है या फिर जो आज हम पावर पढ़ेंगे उससे आता है। ठीक है, फिर दो तीन छोटी छोटी चीज बचेगी। पैरेलल एलसीआर सर्किट, सीरीज की जगह पैरेलल, नीट वालों के लिए नहीं है और इवन मेंस में भी कभी नहीं पूछता है, पर हाँ सब लोग देख लेना क्योंकि नीट के सिंगेज में भी दिया हुआ है आपको और मेंस एडवांस की भी बुक्स में आपको मिलेगा। तो एक बार देख लेना कैसे करना। लगभग वही प्रोसीजर है जो सीरीज में था, बस सीरीज में आपका क्या है, करंट आपका सेम जाता है ना। पैरेलल में जब होंगे तब क्या होगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो उससे कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हमारा बचता है ट्रांसफॉर्मर, छोटा सा टॉपिक है, और चौक कॉइल, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये पैरेलल एलसीआर सर्किट, चौक कॉइल और ट्रांसफॉर्मर ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। तो अच्छे से समझो इस चैप्टर को, छोटा सा था, 5 ही लेक्चर में हो जाएगा, छोटा सा था और इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान है बहुत और एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सीरीज एलसीआर सर्किट। ये हमारा आर, ये इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा सोर्स जिसकी वोल्टेज कितनी है V, ये आर, ये एल, ये सी। ठीक है, ये है हमारा मैक्सिमम करंट आई नॉट। आई कैसे वेरी कर रहा है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फटाफट मैं रिवाइज करवाता हूं। तो ये हो गया आपका आई नॉट आर, बिल्कुल सही, सीख चुके हो गए सब। ये हो जाएगा आपका आई नॉट एक्सएल 90 डिग्री ऊपर, ये हो जाएगा आपका आई नॉट एक्स सी। ठीक है, अब क्या होगा, तीन सिचुएशंस आती हैं, तीनों बताया था मैंने। फर्स्ट केस, एक्सएल बड़ा हो जाए एक्ससी से, तो एक्सएल अगर बड़ा हो जाएगा एक्ससी से तो आपका ये हो जाएगा कितना, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये हो जाएगा आपका आई नॉट आर। इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी हो जाएगी, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। मतलब ये जो वोल्टेज है V, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी आपकी। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि साइनसॉइडल वेरी करेगी, सो ओवरऑल इक्वेशन विल बी V इज इक्वल टू कुछ आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। बिल्कुल सही दिख रहा है, इनटू साइन क्या, नेट वोल्टेज, ये क्या करंट इस डायरेक्शन में, सो करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। है सबको आनी चाहिए इक्वेशन लिखनी। वेयर टेन फाई, यहां पे टेन फाई कितना हो जाएगा, दैट विल बी ये अपॉन ये, सो आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आई नॉट आर, सो दैट विल बी एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। सब पे क्वेश्चंस आते हैं एलसीआर सर्किट में। कभी आपसे फाई की वैल्यू पूछ ले, फाई क्या एक्चुअल में, फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कभी वोल्टेज लीड करेगा और कभी आपका करंट लीड करेगा। करंट कब लीड करेगा, सेकंड केस याद करो, एक्सएल जब छोटा हो जाएगा एक्ससी से, सब बता चुका हूं मैं, तब नेट नीचे आ जाएगा। इन दोनों का कितना आएगा, आई नॉट इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका आई नॉट आर। दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू ये सेम आएगी। ठीक, तो अब V की इक्वेशन क्या हो जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में, V इधर, अब V पीछे आपका फाई एंगल से, सो V की इक्वेशन हो जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सब लिखवा चुका हूं मैं। माइनस क्यों आया, क्योंकि V इधर, I इधर, V लैग कर रहा है फाई से आपका। V नॉट की वैल्यू वो आएगी आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, या एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है आपका। कर लोगे। इसी टर्म को हमने बोला था इंपीडेंस, क्योंकि बेसिकली आप क्या बोलते हो हमेशा, मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, यही तो करते हो आप हमेशा, या आरएमएस वोल्टेज दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। याद है, हाँ ठीक है, कर लोगे सोल्व पक्का। फिर हमने पढ़ा था तीसरा केस, जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए, उस सिचुएशन को एक नाम दिया जाता है, सबको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस।
ठीक है, मतलब जब XL XC के इक्वल हो जाए तो तुरंत समझ जाओ सर्किट आपका रेजोनेंस में है, या क्वेश्चन में बोल दे कि सर्किट रेजोनेंस में है तो आपको क्या यूज करना है, आपको समझ में आना चाहिए। तो XL इज इक्वल टू XC, केस थर्ड, द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। ठीक है, तो किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में आएगा, ओमेगा नोट, XL क्या होता है ओमेगा L, XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C, सो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC, या फ्रीक्वेंसी बोलो तो 1 by 2 pi under root LC. So this is basically, this frequency is called resonant frequency. सब मैं बता चुका हूं। मतलब क्या बोला जाता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपका जो सर्किट है वो रेजोनेंस में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजोनेंस का मतलब होता है आपकी जो इंपीडेंस है वो मिनिमम है और जो करंट फ्लोइंग है वो आपका क्या है, मैक्सिमम है। मतलब जो आई की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब क्या इससे कम फ्रीक्वेंसीज या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे आपकी आई की वैल्यू अलग होगी, मतलब मैक्सिमम नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगी? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1 by 2 pi अंडर रूट LC, या एंगुलर की बात करें तो 1 by रूट LC। ठीक है, अच्छा, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है, इंपीडेंस इज मिनिमम और कितना होगा वो R। अच्छा, आधे बोलेंगे सर आपने कल जो LC पढ़ाया था उसमें इंपीडेंस आपने 0 लिखा था और इसमें R लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे R नहीं था आपका, वहां पे LC था सिर्फ, और LC के लिए इंपीडेंस होता है XL माइनस XC, और XL और XC अगर इक्वल हो गए तो इंपीडेंस 0 हो गया। और करंट आपका कितना हो गया सर्किट में, मतलब इनफाइनाइट। अरे होगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय Z, Z आपका क्या हो गया 0, तो IRMS आपका कितना होगा इनफाइनाइट। मतलब RMS वैल्यू ऑफ करंट उस टाइम इनफाइनाइट होती है आपकी, उस फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट होती है, उससे पहले कम, उसके बाद भी कम, बस उस फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट होती है। तो हमने ग्राफ भी देखा था किस किस का, आई का ओमेगा के साथ। ठीक है, और वो कौन सी आई है, ऑब्वियसली आई नोट ले लो या IRMS ले लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अरे आया समझ? हाँ, तो इसमें Z मिनिमम की वैल्यू R क्यों है, 0 क्यों नहीं है? क्योंकि Z LCR सर्किट के लिए होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और XL और XC इक्वल हो गए तो Z मिनिमम आपका बचेगा R के इक्वल। ठीक है, कर लोगे पक्का? तो अगर इस LCR सर्किट में Z का ओमेगा के साथ डायग्राम बनाया जाए जैसे वहां पे बनाया था, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, ध्यान से समझना। ये क्या बना, ये Z आपका एक पर्टिकुलर ओमेगा पे मिनिमम होगा विच इज ओमेगा नॉट, और ये मिनिमम वैल्यू आपकी होती है R के इक्वल। समझ में आ रहा है? अगर पिछला आपने ध्यान से देखा होगा, लास्ट डायग्राम जो मैंने LC बनाया था वो ऐसा बनाया था, यहां पे 0 हो गया था फिर वापस बढ़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ओमेगा नॉट पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस आपका मतलब Z आपका कितना आया था उस केस में 0, पर यहां 0 नहीं है R है, तो इसलिए नीचे टच नहीं होगा, यहां से फिर वापस ऐसा उल्टा जाएगा। आ गया समझ? तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंपीडेंस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इंपीडेंस आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वैल्यू कितनी, सीधे क्वेश्चन आएंगे 1 बाय रूट LC, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी 1 बाय 2 पाई रूट LC। कर लोगे? सिमिलरली अगर हम करंट का ग्राफ बनाए, करंट मतलब कौन सा, या तो आई नोट की बात करो या मतलब IRMS की बात करो, उसका ओमेगा के साथ कैसा ग्राफ बनेगा बोलो? क्या जस्ट इसके उल्टा, बिल्कुल जैसा उसमें बना था, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और उस केस में तो क्या बना था आपका, ओमेगा नोट पे जाके इनफाइनाइट हो गया था, पर यहां इनफाइनाइट नहीं होगा, ये ग्राफ बनेगा आपका। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी आई मैक्स। बोलो कितनी वैल्यू आई मैक्स की, आई मैक्स विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z। इस केस में Z मिनिमम होता है और कितना होता है आपका R के इक्वल। अरे होता है पक्का? चल, तो ये ग्राफ आपको याद होनी चाहिए, वैसे पूछता कोई नहीं है पर आपको याद होने चाहिए ग्राफ। इंपीडेंस का ओमेगा के साथ ग्राफ क्या है और IRMS का ओमेगा के साथ ग्राफ क्या है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है IRMS, समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिकली सिंपल सा फंडा है कि आपका जो Z है LCR सर्किट का, दैट इज R स्क्वायर प्लस XL विच इज ओमेगा L माइनस XC विच इज 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे या चेंज करोगे Z चेंज होगा, Z चेंज होगा तो कोरोस्पोंडिंगली
IRMS को आप कितना लिखोगे, दैट इज VRMS डिवाइडेड बाय Z। ये फिक्स वैल्यू है, बिल्कुल सही सर। Z आपका चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली IRMS क्या होगा, चेंज होगा, वही ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, जब Z बहुत ज्यादा तो Z बहुत ज्यादा तो IRMS बहुत कम। जब Z मिनिमम जो इस केस में आ रहा है वहां पे 0 था LC में, तो जब Z मिनिमम तो ऑब्वियसली IRMS क्या, मैक्सिमम, तो वही तो है आपकी, जब Z मिनिमम तो IRMS मैक्सिमम, और कितना, VRMS डिवाइडेड बाय Z। तो VRMS डिवाइडेड बाय Z कितना होता है उस केस में, R के इक्वल। ठीक है, देखो एकदम उल्टा ग्राफ बनेगा, वहां पे भी ऐसे ही बना था अगर आपने नोटिस किया हो। क्यों, क्योंकि IRMS का ग्राफ बना रहे हो ना, तो IRMS क्या, VRMS बाय Z, ये फिक्स वैल्यू है। क्या चेंज हो रहा है ओमेगा के साथ, Z चेंज हो रहा है आपका सर्किट का। ठीक है, Z स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद रेजोनेंस पे जाके क्या हो जाएगा, मिनिमम, तब IRMS क्या होगा आपका, मैक्सिमम। सिंपल, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो फाई क्या होता है, सब कुछ मैंने लिखवाया था। केस 1 में कौन लीड करता है, केस 2 में कौन लीड करता है, और केस 3 में दोनों के दोनों सेम फेज में आ जाते हैं, क्योंकि आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्ससी कैंसिल हो जाते हैं आपके। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। अब यहां पे ध्यान से सुनो, क्या, नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट। ठीक है, बहुत ध्यान से डेरिवेशन देखना, पर फाइनली आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। और इसमें 3-4 चीजें आएंगी, 3-4 टर्म्स आएंगी, किसी पे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो सारी टर्म्स को अच्छे से देखना ध्यान से। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट, सपोज किसी AC सर्किट में जो करंट है दैट इज I0 sin ओमेगा t। ठीक है, और जो आपका वोल्टेज है सोर्स का दैट इज V0 sin ओमेगा t प्लस 5, -5 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस होगा तो कौन लीड करेगा, करंट, और प्लस है तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फाई अल्टीमेटली क्या, चाहे वो -5 हो चाहे वो +5 हो, तो फाई आप क्या बोल सकते हो सीधा, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, बिल्कुल सही। तो फाइनल रिजल्ट जब हम निकालेंगे उसमें एक फाई आएगा, तो फाई क्या है वो ध्यान दो, फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। दिख रहा है सबको, क्योंकि I मैंने लिया I0 sin ओमेगा t, V मैंने लिया है V0 sin ओमेगा t प्लस 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको V0 sin ओमेगा t ले लो, इसको I0 sin ओमेगा t प्लस 5, पर फाई रहेगा क्या, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ठीक है, अब आप इसमें माइनस ले लेते तब करंट लीड कर जाता, प्लस लिया है तो वोल्टेज लीड कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में फाई है क्या, बस वो समझो। सो फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ठीक है, सो पावर कितनी हो जाएगी सर्किट में बोलो, ये तो हम पढ़ते आए हैं, V इंटू I। डालो V की वैल्यू, दैट इज V0 sin ओमेगा t प्लस 5 एंड I is I0 sin ओमेगा t। सो पावर इज बेसिकली V0 I0। ठीक, ये sin ओमेगा t मैं इधर रख रहा हूं। अब ये साइन A प्लस बी, जिसको नहीं आता है अपनी नोटबुक में लिख लेना, दैट इज साइन A कॉस B कॉस A साइन B। बहुत बार मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा लेंदी है पर आसान है, बहुत आसान है। सो दिस इज V0 I0 साइन ओमेगा t, और ये दैट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t साइन 5। बिल्कुल सही सर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझना। देखो, सो पावर इज बेसिकली V0 I0 cos 5 साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस V0 I0 क्या आया है, साइन ओमेगा t cos ओमेगा t साइन 5। अब मैं एक चीज करता हूं, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, चलेगा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सो पावर आपका हो जाएगा V0 I0 cos 5 साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस V0 I0 बाय 2 साइन 5 साइन 2 ओमेगा t। बिल्कुल सही है, ये पावर का वेरिएशन आता है एसी सर्किट में टाइम के साथ। ठीक है, पर मुझे कौन सी पावर चाहिए, एवरेज पावर। ठीक है, सो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी,
किसी भी चीज का एवरेज बोलो, इंटीग्रेशन वो चीज इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, टी की लिमिट 0 से टी। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर हमको चाहिए, तो डालो वैल्यू, बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा इसका, इंटीग्रेशन पी की वैल्यू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वी नॉट आई नॉट बाय 2 साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। डरना नहीं है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट 0 टू टी, 0 टू टी। ठीक है, नोट कर लिया ये वाला। चलो अब ध्यान से देखो, आगे ध्यान से समझो सब लोग। सो एवरेज पावर विल बी, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे। चलो पहली टर्म का इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट्स बाहर ले लो, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, किसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी, प्लस वी नॉट आई नॉट बाय 2 साइन फाई, ये कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन अंदर, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 टू टी, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी, लिमिट डालोगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है सर, सो वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, याद है कि भूल गए, याद होना चाहिए, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई बाय 2, बोलो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, टी का कोएफिशिएंट डिवाइड में 2 ओमेगा, 0 से टी लिमिट करो फटाफट, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, अब इन दोनों का अलग अलग ये सब सीख चुके हैं ना, 1/2 का इंटीग्रेशन टी बाय 2, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा और नीचे एक और 2, दैट इज 4 ओमेगा, लिमिट 0 से टी, प्लस वी नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा बाहर ले लो, सो 4 ओमेगा, माइनस भी ले लेते हैं, चलो बाहर माइनस ले लिया। अब इसका बहुत बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 0 आएगा, क्यों, जब टी की जगह कैपिटल टी डालोगे और कैपिटल टी को 2 पाई बाय ओमेगा डालोगे तो ये बन जाएगा cos 4 पाई, बिल्कुल सही सर, माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट cos 0 दैट इज 1, और अगर आपको पता हो cos 4 पाई भी 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो क्या बचा आपका, बोलो, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, टी की जगह कैपिटल टी बाय 2, 0 डलेगा 0, साइन में 0 डलेगा 0, बस साइन में क्या डाल दो अब, कैपिटल टी, बिल्कुल सही। क्या ये भी 0 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि टी को डालो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है आपका, तो ये 0 कैंसिल। सो फाइनली क्या आया आपका, और डिवाइडेड बाय टी चल ही रहा है, अपनी नोटबुक में बनाते रहना टी। सो एवरेज पावर, बोलो, टी से टी कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी वी नॉट आई नॉट कॉस 5 बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए, नीट मेंस एडवांस तीनों के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये फॉर्मूला, दिस इज बेसिकली द एवरेज पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, एक कंप्लीट साइकिल में एक एसी सर्किट में इतनी पावर आपकी कंज्यूम होती है, कौन करता है ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, आधे बोलेंगे सर एलसी भी तो है, एलसी आपका पावर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस आपकी ये पावर कंज्यूम करता है, कितनी, वी नॉट आई नॉट कॉस 5 बाय 2, वी नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, 5 इज फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। ठीक है, 2 is 2, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, अभी ये करने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे आज, थ्योरी बस इतनी ही है हमारी। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा और इसमें चीजें देखो, 2-3। सो एवरेज पावर बेसिकली मेरी क्या आ गई, सो एवरेज पावर इज वी नॉट, क्या वी नॉट को मैं लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं क्या, वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस 5, क्योंकि √2 वापिस यही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से सुनना, वी नॉट बाय √2 क्या होता है, सबको पता है वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 क्या होता है, आई आर एम एस इंटू कॉस 5। सो ये याद रखने से बेटर है ये याद रखो, ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आपको आरएमएस वैल्यूज दी होती है, मैंने बताया था एसी सोर्स के नीचे 50 वोल्ट लिखा है, वो क्या है, आरएमएस है उसकी,
वी नॉट नहीं है। तो जनरली आपको लगभग 99% क्वेश्चंस में वी आर एम एस दिया होगा। तो अगर आपको वी आर एम एस दिया है तो वो डाल दो, आई आर एम एस दिया है वो डाल दो। नहीं दिया, आधे बोलेंगे सर आई आर एम एस अगर नहीं दिया तो क्या इसको वी आर एम एस में चेंज कर लोगे? बिल्कुल आता है। कोई भी सर्किट हो, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड। VRMS is equal to IRMS into Z, where Z is impedance, सिखाया था। सातों सर्किट में फॉर्मूला वैलिड होता है। सिमिलरली V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, वो फॉर्मूला भी सातों सर्किट में वैलिड होता है। कौन सा वैलिड नहीं होता है? वोल्टेज एट एनी टाइम T इज इक्वल टू करंट एट एनी टाइम T इंटू Z, वो वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट आपस में फेज डिफरेंस उनके बीच में कुछ आता है। ठीक है, बताया था सब अच्छे से। सो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस। सपोज आपको आई आर एम एस नहीं दिया तो क्या आई आर एम एस को लिख दोगे वी आर एम एस बाय जेड, कोई भी सर्किट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू कॉस फाई। सो दिस इज बेसिकली वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इंटू कॉस फाई। अब इस फॉर्मूले को कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और कभी कभी आपको आईआरएमएस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, वीआरएमएस नहीं दिया होगा, तो क्या इस पूरे को आईआरएमएस में भी कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल, वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो क्या वो कन्वर्जन सिर्फ इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो? बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो, इससे ये भी आ जाएगा, इससे ये भी आ जाएगा, और इससे आईआरएमएस की टर्म वाली भी आ जाएगी। कैसे? वीआरएमएस को डाल दो आईआरएमएस इंटू जेड, तो क्या ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ऐसा भी हो सकता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई। बिल्कुल ठीक है। अब इससे ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्किट हो, ये किसकी बात हो रही है आपकी, किसी भी सर्किट में पावर एवरेज का फॉर्मूला, किसी भी सर्किट में, ठीक है, चाहे वो एलसीआर हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो आरएल हो, किसी भी सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी गिवन बाय वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। ठीक है, कौन करता है वो पावर कंज्यूम? आपका रजिस्टर कंज्यूम करता है। ठीक है, फाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फाई। सो फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, कोई भी लीड कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बोलेंगे सर मान लो वोल्टेज की इक्वेशन है 10 साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है 20 साइन ओमेगा टी माइनस 30, तो 5 माइनस 30 लेना कि प्लस 30? कुछ नहीं, 5 फेज डिफरेंस, कोई भी लीड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 सीधा फेज डिफरेंस लेना। ठीक है, साइन के साथ कोई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे देखो ध्यान से। अब इसमें 2-3 टर्म्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहली टर्म दिस कॉस फाई, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट मतलब आपको कॉस फाई निकालना है। ठीक है, अब आधे बोलेंगे सर ये कॉस फाई कैसे निकालें? ठीक है, अब मैं बताता हूं कॉस फाई कैसे निकालना है। सपोज मैं एलसीआर सर्किट की बात करता हूं, क्या ये आपका आई नॉट आर था? बिल्कुल। ये क्या था आपका? आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल बड़ा ले लिया मैंने एक्सी से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो नेट आपका क्या आएगा? ये कितना? आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। पढ़ चुके हैं सब? इसी को मैंने जेड भी बोला था। बिल्कुल, सो दैट इज आई नॉट जेड। ये एंगल आपका क्या? फाई। ये आपका क्या? करंट। क्या करंट से वोल्टेज फाई एंगल ऊपर है? मतलब दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है? फाई का। और यहीं पे याद करो हम टेंजेंट फाई को लिखते थे ये अपॉन ये, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। बिल्कुल, ट्रायंगल लगा के। क्या यहां से तुम कोस फाई नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते कोस फाई। बोलो कोस फाई कितना हो जाएगा यहां से? सिंपल तो है। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हमने हर सर्किट में टेन फाई निकाला था, समझ रहे हो? कोस फाई की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको जो फेज डिफरेंस रहता है वो टेन इनवर्स की फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने हमेशा टेन फाई निकलवाया था, ये बाय ये। पर अगर कोस फाई मांग ले तब क्या? तब क्या दिक्कत है? तब भी निकाल सकते हो। कैसे? कोस फाई विल बी क्या? ये अपॉन ये। बिल्कुल सर, ये कितना है आपका? आई नॉट आर। ये कितना है आपका? आई नॉट जेड। सो दिस विल बी आर बाय जेड। कितना हो गया? आर बाय जेड। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, एवरेज पावर विल बी वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi which is written as r by z। कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट, cos phi will always be r by z। बस हाँ, z की वैल्यू चेंज होती जाएगी। LCR है तो दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आरसी है तो z विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर।
और RL है मतलब RC है सॉरी, तो Z विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, RL है तो Z विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, सिर्फ आपका R है तो Z विल बी R, सिर्फ आपका कैपेसिटर है तो R तो है ही नहीं, तब तो आपकी cos फाई कितना हो जाएगा 0, वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपको सबको आना चाहिए, दैट इज VRMS IRMS cos फाई। कोई भी सर्किट हो फॉर्मूला रिमेन्स सेम, बस चीजें चेंजेस होते जाएंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे? cos फाई की वैल्यूज में चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो मैं आगे बता रहा हूं। पावर फैक्टर मतलब cos फाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके। और ये है आपका सर्किट, तो किस सर्किट में पावर फैक्टर की कितनी वैल्यू होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओनली रजिस्टिव, ओनली आर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ओनली आर। बोलो cos फाई कितना? R बाय Z, Z ओनली R है तो Z कितना होगा? सिर्फ R के इक्वल, सो cos फाई विल बी 1। सर ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और मुझे पता है ओनली आर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो फाई कितना हो गया आपका 0, तो cos 0 1, तो 1 आ तो रहा है। अब वो आपकी बुद्धि है कि आपने कैसे सीखा है चीजों को, समझ में आ रहा है? पर एग्जैक्ट जो cos फाई का फॉर्मूला है दैट इज योर R बाय Z। समझ में आ रहा है? बस सर्किट चेंज करोगे Z चेंज हो जाएगा, बट R इज रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में R है ही नहीं तो R की वैल्यू 0 है आपकी। जैसे अगला आएगा, अगला क्या आएगा बोलो? ओनली C, कैपेसिटिव सर्किट, जो हमने सेकंड सर्किट पढ़ा था। बताओ, सिर्फ कैपेसिटर है सर्किट में तो R तो है ही नहीं। सर R ही 0 हो गया आपका, तो cos फाई कितना हो गया? 0। बिल्कुल, तो ओनली कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है आपका? 0। अब एक चीज बच्चों को समझ में आ रही होगी कि सर cos फाई ही 0 है तो एवरेज पावर कंज्यूम तो वैसे ही 0 हो गई, क्योंकि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई आपका कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि cos फाई R बाय Z होता, R है ही नहीं सर्किट में, इसलिए cos फाई कितना होगा? 0। क्या इसको एक चीज से और समझ सकते हो? कौन सी सर? वो चीज क्या है, आपको पता है ओनली कैपेसिटिव सर्किट में आपका वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से। सब लिखवा चुका हूं मैं। तो अगर 90 डिग्री से लीड कर रहा है मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 90। तो अगर फेज डिफरेंस 90 तो cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई होता है ना, फाई इज 90, तो cos 90 0, वहां से भी समझ सकते हो। अब वो आपकी बुद्धि है कि आपने कैसे समझा। अरे आया समझ? तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि ओनली कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर कंज्यूम ही नहीं होती, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। इसलिए मैंने बोला था कि ओनली कैपेसिटिव, ओनली इंडक्टिव, इन सब में कोई पावर कंज्यूम होती ही नहीं है। तो पावर कौन कंज्यूम करता है? आपका रजिस्टर कंज्यूम करता है। ठीक है, थर्ड बोलो ओनली आर, सॉरी ओनली एल। सर एल के केस में भी फेज डिफरेंस 90 होता है, बस उसमें वोल्टेज लीड कर जाता है करंट को 90 से, पर फाई तो 90 ही होगा ना, और फाई 90 तो cos फाई कितना? 0। सो इसका भी पावर फैक्टर 0, मतलब ओनली इंडक्टिव सर्किट में भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड आपकी 0 होती है। ठीक है, एक चीज और समझ सकते हो, cos फाई R बाय Z, R होता ही नहीं है इसमें। चलो फोर्थ, RC के लिए बोलो, RC के लिए बोलो, cos फाई विल बी R बाय Z, और Z कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC इज 1 बाय ओमेगा C। फिफ्थ RL बोलो, cos फाई विल बी R बाय Z, Z कितना? R स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो बोलो, XL का स्क्वायर। अरे कर लोगे, बच्चों वाली चीजें हैं सब। ठीक है, दिमाग में डायग्राम रखो, I नॉट R, I नॉट XL, I नॉट XC, उसके बाद जो पूछा सोल्व कर दो। सिर्फ R और L है तो I नॉट R, I नॉट XL, नेट ये जाएगा I नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I से कितना ऊपर? फाई, तो cos फाई कितना हो जाएगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा I नॉट R, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा I नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जिसको हम Z बोलते हैं। तो यही तो आएगा। अरे आएगा? चलो लिख लिया यहां तक। चलो वैसे मैं ना भी लिखवाऊं तब भी आपको आना चाहिए सब। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ LC। अब LC में आपको पता है I नॉट XL, I नॉट XC, या तो ऊपर होगा नेट या नीचे होगा, पर फेज डिफरेंस कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस 90, तो cos फाई कितना हो जाएगा? 0।
और यहां से भी समझ सकते हैं आर है ही नहीं, एलसी मतलब आर है ही नहीं आपका, आर नहीं है तो cos फाई कितना 0. सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलसी सर्किट इज ऑल्सो 0. जब तक आर नहीं है तब तक पावर कंज्यूम नहीं होगी, ये ध्यान देना. 7th सीरीज एलसीआर cos फाई बोलो, दैट विल बी आर बाय जेड, और जेड कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर. आया समझ? अरे बोलो पक्का. चलो आगे बढ़े. तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो पावर फैक्टर निकालो सर्किट का, तो पावर फैक्टर तुरंत समझ जाओ cos फाई आता है. ठीक है. और अगर आपको tan फाई पता है, tan फाई मैंने सबके लिए लिखवाया आपको, ध्यान से देखना नोटबुक में. तो अगर आपको tan फाई पता है तो वहां से cos फाई नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते. ये cos फाई आपको, अगर ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गए तो इनसे आप डायरेक्टली cos फाई निकाल सकते हैं. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या बनेगा आई नॉट जेड, बेस क्या बनेगा आई नॉट इंटू आर, तो cos फाई आर बाय जेड. अब जेड हर सर्किट का अलग अलग होता है आपका. प्रैक्टिस करो, अभी क्वेश्चंस करेंगे आज और कल, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, एक लेक्चर और चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आज आधा लेक्चर जो बचेगा क्वेश्चन करेंगे और कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर और वो पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि आपको फील आए कि क्या हमने सीखा, कैसे यूज करना है. यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से देखो. हमने एक चीज देखी कि एलसीआर सर्किट में आई आरएमएस का डायग्राम इंपीडेंस के, सॉरी ओमेगा के साथ वो कुछ ऐसा आता है. इंपीडेंस का जस्ट उल्टा होता है. और ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, विच इज कॉल्ड ओमेगा नॉट, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसपे आपका आई आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है. अरे याद है? और सेम ग्राफ हमने पढ़ा था कहां पे? एलसी में. बस वहां पे थोड़ा सा लगता, वहां पे आई आरएमएस का ओमेगा के साथ ग्राफ कुछ ऐसा था, क्योंकि वहां ओमेगा नॉट पे इनफाइनाइट आपका करंट हो गया था. ठीक है, ये ठीक है. अच्छा, और अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड होता है वी आरएमएस, आई आरएमएस, cos फाई. बिल्कुल सही. वी आरएमएस बोलो, क्या लिख दूं? आई आरएमएस इंटू जेड, क्योंकि कोई भी सर्किट हो वो रिजल्ट वैलिड रहेगा. सो क्या ये हो जाएगा? आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू जेड. बिल्कुल सही. cos फाई क्या होता है? आर बाय जेड, जेड से जेड मर गया. सो एवरेज पावर कितनी आ गई आपकी? आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर. बिल्कुल ठीक. अरे होगा. अच्छा, तो अगर मैं पावर का ग्राफ बनाना चाहूं ओमेगा के साथ, तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जैसे आपका आई आरएमएस वेरी कर रहा है वैसे ही आपका एवरेज पावर भी वेरी कर रहा है? बिल्कुल सही है. देखो ना, आर तो कांस्टेंट है आपका, तो एवरेज मतलब पावर का भी कुछ ऐसा डायग्राम बनता है. ठीक है, लगभग यही मतलब जो इसका बनता है. और एक पर्टिकुलर ओमेगा पे पावर, आपकी जो एवरेज पावर है वो आपकी मैक्सिमम कंज्यूम होती है. ठीक है, किस पे? ओमेगा नॉट 1 बाय रूट एलसी पे. जब सर्किट रेजोनेंस में होगा तब आपकी पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगी. आधे बोलेंगे सर ऐसा कैसे, मैक्सिमम पावर कैसे कंज्यूम होगी उस केस में? क्योंकि उस केस में जो आपका आई आरएमएस होगा वो सबसे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आई आरएमएस ऑब्वियसली क्या होता है आपका? वी आरएमएस बाय जेड, और जेड की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी आर के इक्वल. ध्यान से सुनना, Z की मिनिमम वैल्यू आपकी होती है R के इक्वल. बिल्कुल सही. तो आई आरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी वी आरएमएस अपॉन मिनिमम Z. जब Z मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम होगा. तो कितनी हो गई? वी आरएमएस डिवाइडेड बाय R. बिल्कुल सही है. सो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वी आरएमएस बाय R. तो यहां से एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जब ये मैक्सिमम होगा मतलब वी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर. ठीक है. सो पावर, एलसीआर सर्किट में पावर आपकी मैक्सिमम कब होती है? पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? पावर का जनरल फॉर्मूला ये है वी आरएमएस आई आरएमएस cos फाई. बिल्कुल सही.
IRMS को VRMS में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ऐसी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। cos फाई क्या है आपका पावर फैक्टर विच इज R बाय Z। ओमेगा चेंज करते जाओगे तो आपका Z चेंज होता जाएगा, एवरेज पावर कंज्यूम्ड वो भी चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज हो रही है देखो ऐसे, और एक पर्टिकुलर ओमेगा पे जाके आप देखोगे कि एवरेज पावर आपकी मैक्सिमम हो गई। वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है रेजोनेंस की, मतलब जब आपका LCR सर्किट रेजोनेंस में होगा आपकी जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। कितनी होगी सर आसानी से निकाल सकते हैं, VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। रेजोनेंस के वक्त में cos फाई कितना होगा 1, अरे होगा रेजोनेंस के वक्त cos फाई कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि cos फाई इज R बाय Z, और रेजोनेंस के वक्त Z कितना होता है आपका R के इक्वल, तो R बाय R आपका हो जाएगा 1। और आपको एक चीज पता है cos फाई अगर 1 हो गया तो ऑब्वियसली एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहीं से मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहीं से मैं एक चीज लिखता हूं क्या, एट रेजोनेंस, वैसे कोई यूज नहीं है उसका क्योंकि आपको तो डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करने हैं। एट रेजोनेंस क्या होगा, इंपीडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम होता है और वो कितना होता है R के इक्वल, √R² प्लस XL माइनस XC², और XL XC इक्वल हो जाते हैं रेजोनेंस के वक्त, तो Z मिनिमम होता है R के इक्वल। तो cos फाई कितना हो जाता है उस केस में, cos फाई हो जाएगा R बाय Z, Z R के इक्वल तो 1। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड दैट विल बी VRMS IRMS, cos फाई कितना हो गया 1, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर कंज्यूम। इससे ज्यादा कंज्यूम हो ही नहीं सकती क्योंकि cos फाई की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी तो वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई, और 1 के इक्वल तो पावर उस टाइम मैक्सिमम होगी। कब होता है, एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे ये जो पावर कंज्यूम होती है मैक्सिमम आपकी होती है, कितनी वैल्यू, VRMS IRMS, cos फाई तो 1 हो गया आपका। अब VRMS को IRMS में चेंज करना है तो वो कर दो, IRMS को VRMS में करना है तो वो कर दो, ठीक है। उसके आगे पीछे क्या वैल्यू कम होती है, बिल्कुल, तब cos फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो 1 से छोटी होगी, इसलिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड आपकी कम होगी, ठीक है। देखो ये ग्राफ भी तो वही बता रहा है, ठीक। अब ध्यान से आगे सुनना, ठीक। तो ये मैक्सिमम हो गई, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू VRMS IRMS। किसी एक को दूसरे में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे VRMS को लिख दो क्या IRMS इंटू Z, तो दैट विल बी IRMS का स्क्वायर इंटू Z, और Z उस टाइम R होता है आपका, ठीक है। वो आपकी इच्छा की किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसके लिए फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज देखो जो जनरली पूछता नहीं है पर मैं बता रहा हूं, शायद आपको कहीं ना कहीं किसी बुक में मिल जाएगी, दैट इज बैंड विड्थ। बैंड विड्थ ध्यान से सुनना। सो बैंड विड्थ क्या होता है, ध्यान से, मैक्सिमम पावर का आधा, देखो दो फ्रीक्वेंसीज पे आपको मैक्सिमम पावर का हाफ मिलेगा, दिख रहा है सबको, ये देखो ये मैक्सिमम पावर मान लो 10 आई आपकी, ठीक है। तो 10 का हाफ मतलब 5, तो 5 जो मिलेगी आपको वो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पे मिलेंगी, दिख रहा है सबको। सो दिस इज बेसिकली P मैक्सिमम बाय 2। क्या होता है बैंडविड्थ, ध्यान से समझना, P मैक्सिमम बाय 2, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज पे दिख रही है। सपोज एक फ्रीक्वेंसी है मेरी ओमेगा 1, एक फ्रीक्वेंसी है मेरी ओमेगा 2, ठीक है। सो बैंडविड्थ होता है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस। तो बेसिकली बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, और कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, एट विच द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। एवरेज पावर कितना होगा आपका, मैक्सिमम का हाफ, ठीक है। और एवरेज पावर अगर मैक्सिमम का हाफ है तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम का √2 टाइम्स होगा, मतलब डिवाइड बाय √2 होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज पावर आपकी कितनी होती है बोलो, दैट इज IRMS का स्क्वायर इंटू R, मतलब इंटू Z, और Z आपका R के इक्वल हो जाता है मैक्सिमम के केस में, रेजोनेंस के केस में, ठीक है। जनरल तो यही है आपका। अब एक चीज ध्यान से देखो, एवरेज पावर, ये फॉर्मूला सही लिखा है ना, फॉर्मूला है आपका एवरेज पावर इज VRMS विच इज IRMS इंटू Z, IRMS का स्क्वायर इंटू R बाय Z इंटू Z, ठीक है। हाँ चलो फॉर्मूला सही है, इंटू R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एवरेज पावर मैक्सिमम कब होती है, रेजोनेंस पे सबको पता है कितनी होती है, वो भी हम देख चुके। उसकी आधी कितने वैल्यू पे होगी, मैक्सिमम पावर की आधी,
मैक्सिमम पावर की आधी, क्या जब आई जो है वो आपका 1/√2 टाइम्स हो जाए? बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बोला कि आई मैक्स का √2 टाइम्स, या ऐसा भी यहां भी समझ सकते हैं। मतलब ये जो ω1 ω2 है ना, जो मैंने नीचे पावर में बनाया है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज है? वो वाली फ्रीक्वेंसी है जिसपे जो आरएमएस है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो गया। क्योंकि आई अगर मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स होगा तो पावर वो मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। स्क्वायर लगा है ना आपका, समझ पा रहे हो? तो मतलब एट P इज इक्वल टू P मैक्सिमम बाय 2, हम बोल सकते हैं जो I है आपका दैट विल बी I मैक्स बाय √2। बिल्कुल सही, मतलब I RMS उस टाइम। और I RMS कितना होता है आपका? V RMS बाय Z। बिल्कुल सही सर। I मैक्स कितना है? ऑब्वियसली वो भी V RMS डिवाइडेड बाय Z इंटू √2। पर ये मैक्सिमम की बात हो रही है तो Z उस टाइम क्या होगा? मिनिमम। बिल्कुल पढ़ चुके। सो V RMS बाय Z इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय Z मिनिमम। वो कितना होता है आपका? R के इक्वल। सो Z कितना हो गया आपका? R इंटू √2। अरे होगा, मतलब जब आपकी इंपीडेंस रेजिस्टेंस के √2 टाइम्स होगी तब आपकी पावर कितनी होगी? मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। कैसे? आप इस इक्वेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। पावर इज बेसिकली वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। ठीक है, बिल्कुल सही। वी आरएमएस को वी आरएमएस रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई आरएमएस को लिख दो वी आरएमएस बाय जेड, ठीक। कॉस फाई को लिख दो आर बाय जेड, बिल्कुल सही। नीचे जेड 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 बन जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है सर, ये चेंज नहीं कर रहे हो, ये चेंज नहीं कर रहे हो, ये चेंज नहीं कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो? जेड। सोचो, जेड अगर r√2 हो जाए, z अगर r√2 हो जाए तो ये कितना बन जाएगा? 2r², एक r से r। ये क्या होती है आपकी? वी आरएमएस आई आरएमएस डिवाइडेड बाय r, ये होती है मैक्सिमम पावर। अरे होती है, अरे होती है। तो एवरेज पावर उस केस में कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम का हाफ। वही तो हम बात कर रहे हैं, तब से वही तो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम का आधा कब होती है? वो मैक्सिमम का आधा होती है कब? जब इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट वो हो जाए R इंटू √2 के इक्वल। अरे होगा। और इंपीडेंस कितना होता है आपका एलसीआर का? दैट इज √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ω_c का स्क्वायर। वो कितना हो जाए? R इंटू √2। देखो ध्यान से समझना, स्क्वायर करो दोनों साइड। सो दिस विल बी r²। वैसे डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, तब भी मैं आपको ये दो फ्रीक्वेंसीज निकाल के दिखा रहा हूं। आपको नोट करना है नोट करो, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा बैंड विड्थ का फॉर्मूला बताओ कितना होता है। क्या होता है बैंड विड्थ? वो समझ में आ गया? बैंड विड्थ मतलब दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस, और वो दो फ्रीक्वेंसीज कौन सी है जिसपे आपकी जो पावर कंज्यूम्ड है एलसीआर में वो मैक्सिमम का आधा होगी। अब आराम से बैठ के सोचो कि मैक्सिमम पावर कब होती है? जब सर्किट रेजोनेंस में होता है। वो कब होता है? जब इंपीडेंस मिनिमम और वो आर के इक्वल, क्योंकि एक्सएल एक्सी इक्वल होता है इस केस में। तो मैक्सिमम की आधी पावर कब होगी, है ना? वो कब होगी? जब इंपीडेंस आपका √2 इंटू आर होगा। किससे पता कर सकते हैं? ये इक्वेशन जो हम अभी डिराइव किए थे। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 43। चलो ठीक है, यहां तक स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। सो दिस विल बी 2 इंटू r²। ठीक है, इधर ले आओ। अच्छा स्क्वायर है ना। सो ओमेगा एल माइनस 1/ω_c का स्क्वायर विल बी r²। ठीक है, अब इसको जब रूट लेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ω_c इज इक्वल टू प्लस माइनस r। अब एक देखो ओमेगा में क्वाड्रेटिक आ गई, अरे है। अब ओमेगा की क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, उसमें से आपको एक रूट सेलेक्ट करना है। एक नेगेटिव में आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, एक रूट पॉजिटिव में आएगा। पर आधे बोलेंगे सर उससे तो एक ही रूट आया, मतलब ओमेगा तो एक ही आएगा उससे, या तो ω1 ω2। बिल्कुल, पर आगे प्लस माइनस है ना, तो दो इक्वेशंस बनेंगी। कौन कौन सी? पहली इक्वेशन आपकी बनेगी ओमेगा एल माइनस 1/ω_c इज इक्वल टू प्लस आर। सेकेंड आपकी बनेगी ओमेगा एल माइनस 1/ω_c इज इक्वल टू माइनस आर। अब इसमें से एक बनेगा ω1, दूसरा बनेगा ω2। ω1 छोटे वाला, ω2 बड़े वाला। ठीक है, डिराइव करें थोड़ा। चलो देखो, डरना नहीं है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, ठीक है? बैंडविड्थ का एक रिजल्ट आने वाला है, डायरेक्टली वो याद रखना। सारे क्वेश्चन उसी पे पूछेगा वो। चलो देखो ध्यान से। सो पहली इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्या आएगी बोलो?
ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा सी एलसीएम ले लिया -1 इज इक्वल टू आर ओमेगा सी. So this will be omega square LC minus omega RC minus 1 is equal to 0. तो ओमेगा का वैल्यू आ गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, RC प्लस माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC. ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, C से C गायब, दैट विल बी R बाय 2L प्लस माइनस इसको अंदर ले जाएं, सो अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 4L स्क्वायर सी स्क्वायर. आता नहीं इतना सोल्व करना. सो दैट विल बी R बाय 2L प्लस माइनस कितना हो गए आर स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर प्लस एक LC गायब, सो 1 बाय LC. अब माइनस साइन लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि माइनस साइन अगर आपने ले लिया तो ये वाली टर्म देखना इससे बड़ी है. ठीक है, तो ये वाली टर्म इससे बड़ी है तो ओमेगा नेगेटिव आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल. एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या आएगा आपकी प्लस. ये वैल्यू बनेगी आपकी ओमेगा 2. सो याद रख सकते हैं ओमेगा 2 तब बनेगी जब आपका ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस आर के इक्वल होगा. ठीक है, सेकंड देखते हैं. सेकंड इक्वेशन ये नोट कर लिया सबने. तो सेकंड इक्वेशन देखो ध्यान से. सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इज माइनस आर. करो, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा सी. सो ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आर ओमेगा सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बस प्लस का डिफरेंस आया. सो ओमेगा की वैल्यू कितनी? माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाय 2LC. क्या सेम आएगा? बिल्कुल. पर फाइनली आपका ये माइनस में आ जाएगा, मतलब फाइनल आपका आ जाएगा माइनस आर बाय 2L प्लस, और माइनस साइन क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि ओमेगा उससे नेगेटिव बन जाएगा. तो दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा 1. कैसे डिसाइड किया? ओमेगा 2 बड़ी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और ओमेगा 1 छोटी होनी चाहिए, तो वो बड़ी है, ये छोटी है क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा. ठीक है, तो इन दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पे आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का आधा होगी. और आपकी पावर मैक्सिमम कब होगी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा. ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है. सो दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ. सो बैंड ठीक है, तो आवाज चली गई थी. तो बैंडविड्थ क्या होगी फिर आपकी? दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. अब एक चीज देखो, जब दोनों को माइनस करोगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बड़े वाली. सो दैट विल बी R बाय 2L माइनस माइनस R बाय 2L विच इज R बाय L. तो आप पूरी डेरिवेशन याद करना चाहो या ना करना चाहो, बैंडविड्थ कितनी होती है, क्या होती है, वो समझो. सो बैंडविड्थ इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस, दो ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस जिसपे पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का आधा होगा. ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi. सिंपल. वो आधी कब होगी? जब IRMS की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम की आधी होगी, क्योंकि पावर आपको मैक्सिमम की आधी चाहिए. सही है, तो वो तब होगी जब IRMS मैक्सिमम की 1 बाय रूट 2 टाइम्स होगी. आधी मैंने बोल दिया था, सॉरी, 1 बाय रूट 2 टाइम्स होगी. ठीक है, सिंपल सा फंडा. और मैक्सिमम पावर कब होती है? रेजोनेंस के वक्त, मतलब जब IRMS मैक्सिमम होगा. कब होता है? रेजोनेंस के वक्त. और रेजोनेंस में cos phi कितना होता है आपका? 1, क्योंकि XL और XC सेम हो जाते हैं Z R के इक्वल. सो cos phi R by Z वो 1 हो जाएगा आपका. ठीक है, कितनी होती है वो वैल्यू? ऑब्वियसली cos phi को 1 लेके सोल्व कर दो. सो मैक्सिमम पावर इज IRMS इंटू VRMS. ठीक है, पर जनरली जब हमें आधी चाहिए, जब, हाँ सही है, सही है, जब हमको आधी चाहिए पावर, तब क्या होगा आपका? तब आपकी जो आई मैक्स है वो, मतलब जो आई है वो मैक्सिमम की 1 बाय रूट 2 टाइम्स होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए वो भी हमने समझा. और 1 बाय रूट 2 टाइम्स होगी तो उसमें जो इंपीडेंस होगा उस वक्त, ठीक है, किस वक्त? जब पावर आपकी आधी होगी, उस वक्त जो इंपीडेंस होगा वो आपका रूट 2R होगा. कैसे? वो भी मैंने बताया था आपको. ठीक है, तो इंपीडेंस रूट 2 टाइम्स होगा, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला डाल दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, वो रूट 2R होना चाहिए. दोनों साइड स्क्वायर कर दो. तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी. एक होती है ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस आर. दूसरी होती है ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस आर. ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ओमेगा 2 आती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ओमेगा 1 आती है. दोनों के बीच में डिफरेंस दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक और छोटा सा, अभी मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा जो आज हमने पढ़ा है. ठीक है, ध्यान से समझो.
नेक्स्ट टर्म बैंडविड्थ लिख लिया, नेक्स्ट टर्म हेडिंग डाल के लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएंगे इसके भी, फाइंड द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। सो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर आपका होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ अभी अभी निकाला आर डिवाइडेड बाय एल। तो क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया आपका, ओमेगा नॉट अपॉन आर बाय एल। ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है ना सबको, 1/√LC इंटू एल बाय आर। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, दैट इज 1/R अंडर L डिवाइडेड बाय C। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो एक LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, दैट इज 1/R अंडर L बाय C। ये होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिक मतलब जो है, मतलब LCR सर्किट बेसिकली रेडियो और इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी डिटेल में जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है, वो रेडियो इंजीनियरिंग इन सब में यूज होता है। तो बेसिकली क्या करता है LCR सर्किट, मैं बताता हूं थोड़ा सा, ताकि आप क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो समझ पाए। तो LCR सर्किट क्या करता है, उसको ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है LCR सर्किट को। ठीक है, और ट्यूनिंग का मतलब क्या, कि सपोज आपके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स हैं, तो उसमें से वो कुछ ही फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को लेता है, अपना ट्यून करता है। ठीक है, तो बेटर ट्यूनिंग कब होगा आपका, ध्यान से सुनना, बेटर ट्यूनिंग के लिए कौन सा LCR सर्किट यूज किया जाए, अगर ऐसा कभी पूछ ले आपसे तो ध्यान से सुनना। सपोज ये हमारे पास 3 LCR सर्किट है, ये डायग्राम किसका वो समझ ही पा रहे होंगे सब लोग। तीनों का देखो ध्यान से, मैंने ओमेगा नॉट सेम लिया, मतलब तीनों की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ठीक है, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए कौन से LCR सर्किट को यूज किया जाएगा, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए उसको यूज किया जाएगा जिसकी जो पीक है वो नैरो होगी आपकी। ठीक है, मतलब जिसकी जो बैंड विड्थ है, या सिंपल शब्दों में बोला जाए जिसकी जो बैंड विड्थ है वो जितनी कम होगी वो उतना बेटर ट्यूनिंग के लिए उसको यूज किया जाएगा। उस LCR सर्किट को हम बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि करना क्या है, LCR सर्किट करता क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में से कुछ नैरो रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अपना सेलेक्ट करता है आपका। ठीक है, तो जिसकी पीक जितनी नैरो होगी वो उतनी बेटर ट्यूनिंग कर पाएगा आपका, तो उस LCR सर्किट को हम बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए पीक आपकी नैरो होनी चाहिए, या बोला जाए बैंड विड्थ जो है वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए। सीधे क्वेश्चन पूछता है इस पे, बैंड विड्थ स्मॉल होनी चाहिए, और बैंड विड्थ स्मॉल तो सीधा सीधा बोला जाए क्वालिटी फैक्टर लार्ज होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ छोटी तो क्वालिटी फैक्टर आपका लार्ज। तो सीधा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शंस देगा RLC के, कि R इतना, L इतना, C इतना, पूछेगा आपसे बताओ इनमें से कौन से LCR सर्किट को बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाए। तो बेटर ट्यूनिंग के लिए वो LCR सर्किट यूज होगा जिसकी बैंडविड्थ स्मॉल होगी, या दूसरे शब्दों में बोला जाए जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। अब क्वालिटी फैक्टर आप ऑप्शन से कैसे निकालोगे, थोड़ा लेंदी जाएगा पर वो करना पड़ेगा आपको। दैट विल बी 1/R अंडर√L/C। 4 ऑप्शन में आपको R दिए होंगे, L दिए होंगे, C दिए होंगे, सॉल्व करके क्वालिटी फैक्टर निकालो। जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आएगा उसको बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डिटेल में इसकी वर्किंग हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत देखेंगे पर हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सेलेक्टिविटी कैसे डिसाइड की जाती है किसी भी LCR सर्किट की, किसी भी LCR सर्किट की सेलेक्टिविटी सबसे ज्यादा तब होगी जब उसकी पीक नैरो होगी, जब उसका बैंडविड्थ स्मॉल होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि सोच के देखो फ्रीक्वेंसीज का रेंज बहुत ज्यादा होगा, जितनी बीच में फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी उतना मुश्किल होगा आपको वो ट्यूनिंग करना। ठीक है, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए आपकी जो बैंडविड्थ है, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये रेंज ये बहुत छोटी होनी चाहिए आपकी, ताकि बेटर ट्यूनिंग हो सके। ठीक है, इसलिए बेटर ट्यूनिंग के लिए वो LCR सर्किट यूज किया जाता है जिसकी बैंडविड्थ छोटी होती है, क्वालिटी फैक्टर लार्ज होता है। ठीक है, कर लोगे पक्का। चलो अब आगे देखो, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन चारों में से किसको बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाए, हमेशा क्वालिटी फैक्टर निकालो, जिसका क्वालिटी फैक्टर हाईएस्ट आएगा वो आप यूज करोगे बेटर ट्यूनिंग के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कैसे होता है समझ में आया। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि LCR सर्किट में जो हमारा Z होता है दैट इज बेसिकली अंडर रूट R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर विच इज ओमेगा एल अपो माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल जेड का फॉर्मूला है। ओमेगा पे वेरी कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये भी हम देख चुके, ये आई नॉट आर था, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपके लिए नई चीजें हैं सारी। ये आई नॉट एक्सएल है, ये ना आई नॉट एक्सी है। तो सपोज एक्सएल बड़ा है एक्सी से, जो जनरली रहता है हमारा, तो एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है तो आपका ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, ये हो जाएगा आई नॉट आर। तो मैक्सिमम वोल्टेज वो आएगी ये, दैट विल बी आई नॉट इंटू जेड, बड़ा सा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस है। और यही आपका करंट, क्योंकि करंट और वोल्टेज रजिस्टर के लिए सेम फेज में होते हैं। ये आपका फाई कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। क्या हमेशा करेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। अगर एक्सी बड़ा हो गया तब नेट आपका नीचे आ जाएगा, नेट वोल्टेज इधर कहीं आएगा, तब आपका वोल्टेज लैग करेगा फाई से। ठीक है, पर टेंजेंट फाई हमेशा किससे दिया जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या डिराइव किया? एवरेज पावर कंज्यूम्ड किसी भी सर्किट के लिए, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस क्या होता है पता है ना? आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा। आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। और मैंने एक चीज बताई थी, सर्किट कोई भी हो ये फॉर्मूले हमेशा वैलिड रहेंगे। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय जेड। तो कभी भी आपको आई आर एम एस को रिप्लेस करना है, आप ये इक्वेशन यूज बिंदास कर सकते हैं। जेड क्या है उस सर्किट का? इंपीडेंस। अब हर सर्किट का इंपीडेंस अलग अलग होता है, सातों सर्किट का बताया है मैंने। कोस फाई बाय 2 नहीं है, सॉरी, कोस फाई। सो फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, जो मैं बार बार बनाता आ रहा हूं। ठीक है, तो जब आप डायग्राम से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी, किसी भी सर्किट के लिए आप कोस फाई डायरेक्टली लिख सकते हो आर बाय जेड। तो इस कोस फाई को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो अलग अलग सातों सर्किट का मैंने पावर फैक्टर आपको निकालना सिखा दिया। किसी के लिए 1 होता है प्योरली रेजिस्टिव के लिए, किसी के लिए 0 होता है प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए। क्यों? दो चीजों से समझ सकते हो, फाई 90 होता है उस केस में तो कॉस फाई 0, तो पावर फैक्टर 0, या आर होता ही नहीं है तो वहां से भी समझ सकते हो। ठीक, आरसी के लिए क्या होगा, आरएल के लिए क्या होगा, एलसी के लिए फिर से 0 हो जाएगा कॉस फाई, क्योंकि फाई 90 होता है आपका। एलसीआर के लिए कितना होगा? आर अपॉन जेड, जेड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं, एट रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस? एलसीआर सर्किट में। तो अगर मैं एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की बात करता हूं तो एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं रेजोनेंस में, पढ़ चुके हम लोग। तो इंपीडेंस उस केस में मिनिमम होता है और वो आर के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो सेम हो गए। तो इंपीडेंस अगर आपका मिनिमम होता है तो आपका जो आई की वैल्यू है, आई आर एम एस, वो आपकी मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? वी आर एम एस बाय आर। वैसे जेड होता है पर इस केस में आर हो जाएगा, क्योंकि जेड आर के इक्वल होता है इस रेजोनेंस के केस में। मतलब ये वैल्यू लिखी है मैंने, समझ में आ गया? और पावर भी कितनी होगी उस केस में? मैक्सिमम। ठीक है, वो कितनी होगी आपकी? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई आर बाय जेड, जेड आर के इक्वल आर बाय आर 1, कोस फाई 1। तो ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम पावर की वैल्यू, जो मैंने यहां लिखी है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? यहां तक जनरल कितनी होगी? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई आपका वेरी करता जाएगा, कोई जेड वेरी करता है, ये पावर की जनरल वैल्यू। आई आर एम एस की जनरल वैल्यू वी आर एम एस बाय जेड, जेड वेरी करेगा तो आई आर एम एस वेरी करेगा, पर मैक्सिमम जब भी पूछे वो रेजोनेंस पे मिलेगी आपको। वही तो कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, फिर हमने देखा बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है उन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस जहां पे पावर मैक्सिमम पावर की आधी होगी। मैक्सिमम कितनी होती है? ये उसकी आधी। तो उसकी आधी कब होगी सर? जब आई आर एम एस आपका आई बाय रूट 2 हो जाएगा, मैक्सिमम का रूट 2, 1 बाय रूट 2 टाइम्स। तो 1 बाय रूट 2 स्क्वायर लगा, क्योंकि वी आर एम एस को चेंज कर लोगे ना आप। वी आर एम एस को कितना लिख लोगे आप? आई आर एम एस इंटू आर, मैक्सिमम के केस में तो आई आर एम एस इंटू आर, दैट विल बी आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो जनरल यहां से जब चेक करोगे तो जब आपकी आई की वैल्यू मैक्सिमम की 1 बाय रूट 2 टाइम्स होगी, उस केस में आपकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम की आधी होगी। ठीक है, समझ में आ गया था यहां तक? फिर हमने क्या देखा डेरिवेशन में कि जो आई है, मतलब आई आर एम एस, वो जब मैक्सिमम का 1 बाय रूट 2 टाइम्स होगा तब आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम की हाफ होगी। और ये क्यों जरूरी है? बैंडविड्थ निकालने के लिए। अब आई आर एम एस इस इंस्टेंट पे, मतलब यहां पे, वो मैक्सिमम की 1 बाय रूट 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो आई आर एम एस को कितना लिख सकते हैं हम किसी भी जगह पे? वी आर एम एस बाय जेड। बिल्कुल। आई मैक्सिमम कितना था आपका? वो भी वी आर एम एस बाय जेड, पर मैक्सिमम की बात हो रही है तो जेड उस टाइम मिनिमम होता है, तो आर इंटू रूट 2। यहां से हमने जब चेक किया जेड आ गया आपका रूट 2 आर।
और z कितना होता है एलसीआर के लिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। वहां से दो इक्वेशन आई, दो वैल्यूज आई, एक ओमेगा 1 मिली, एक ओमेगा 2, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, जो आपका आता है, कितना आता था, एल बाय आर या आर बाय एल, जो भी था, चेक कर लेना, ठीक है। फिर हमने देखा क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है रेशो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ होती है आर बाय एल, ठीक है। तो वो जाएगा ओमेगा नॉट एल बाय आर, ओमेगा नॉट को सब्स्टिट्यूट करो 1 बाय रूट एल सी, तो ये सोल्व होके आता है 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। अब देखा कि अगर हमारे को 3 ग्राफ दिए एलसीआर सर्किट, तो उसमें से किस ग्राफ की सिलेक्टिविटी, मतलब किसको सिलेक्ट किया जाएगा ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि एलसीआर सर्किट को बेसिकली ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है रेडियोस वगैरह में, ठीक है। कैसे किया जाता है वो इंजीनियरिंग की बात है, उसमें हमको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ट्यूनिंग के लिए कौन सा सर्किट सबसे बेस्ट रहता है, बेटर ट्यूनिंग के लिए, वो रहता है वो वाला जिसमें पीक जो है वो नैरो होती है आपकी, मतलब बैंडविड्थ जिसमें स्मॉल होती है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्यूनिंग में क्या होता है आपका, बहुत रेंज की फ्रीक्वेंसीज में से नैरो रेंज की फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट किया जाता है आपका, तो वो तभी अच्छा होगा जब आपकी बैंडविड्थ छोटी होगी। आपकी जितनी बड़ी बैंडविड्थ उतना आपके बीच में फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होंगी, उतनी ट्यूनिंग आपकी बेकार होगी, ठीक है। तो बेटर ट्यूनिंग में के लिए वो यूज किया जाएगा जिसकी बैंडविड्थ छोटी और क्वालिटी फैक्टर लार्ज। तो कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए कि चारों सर्किट में से बताओ किसको बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाएगा, तो सबका क्वालिटी फैक्टर निकाल दो इस फॉर्मूले से, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, जिसकी सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर उसको यूज किया जाएगा। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगले लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, तो अच्छे से नोट्स पढ़ो, कल न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि हाँ हमने क्या क्या सीखा, न्यूमेरिकल्स और बेटर सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक भी इजी है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। हाँ मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं जो हर चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पर इससे बाहर कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। अब एक चीज और बची है, वो भी लिख लो क्योंकि वो भी डायरेक्टली पूछता है, जैसे पावर फैक्टर डायरेक्टली पूछता है, एक चीज और पूछता है, क्या, ध्यान से सुनना। सपोज एलसीआर सर्किट में ये मेरा आया आई आर एम एस इस एक्सिस के अलोंग, और ये मेरा आया वी आर एम एस, दोनों के बीच में एंगल फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस, पढ़ चुके हैं सब। मतलब इस ये तब होगा जब एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, तभी आपका वोल्टेज लीड करता है, ठीक। आई आर एम एस को रिजोल्व करो दो कंपोनेंट में, एक हो गया आई आर एम एस कॉस फाई, दिख रहा है, एक हो गया आई आर एम एस साइन फाई। तो पावर बोलो कितनी होगी इस कंपोनेंट की वजह से, क्या V इंटू आई, सो दैट विल बी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यही होती है हमारी पावर, बिल्कुल। मतलब जो भी पावर कंज्यूम हो रही है एलसीआर सर्किट में, वो कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रही है, वो हो रही है आई आर एम एस कॉस फाई की वजह से। क्या आई आर एम एस साइन फाई की वजह से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, बिल्कुल। तो आरएमएस करंट का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, देखो V और I में एंगल कितना है 90, यहां से भी समझ सकते हो, देखो जब भी V और I के बीच में एंगल 90 होगा, फेज डिफरेंस, इसको भूल जाओ कि ये कुछ है, इसको बस ऐसा समझो ये एक करंट है, ये एक करंट है, ये करंट है आपका आई आर एम एस साइन फाई, ये करंट आपका आई आर एम एस कॉस फाई। तो सोच के दिमाग में सोचना, एवरेज पावर होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फाई होता है V और I के बीच में फेज डिफरेंस। तो सोचो इस करंट में और इस वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस है 90, तो क्या इस कंपोनेंट की वजह से कोई पावर आएगी, नहीं। तो IRMS का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड वेटलेस करंट। सीधा क्वेश्चन पूछेगा वेटलेस करंट की वैल्यू बताओ, सो वेटलेस करंट इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ IRMS due to which no power is consumed in the circuit, due to which no power is consumed in AC circuit। इस कंपोनेंट को बोला जाता है वेटलेस, और वो कितना होता है, दैट कंपोनेंट इज IRMS sin फाई। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। सबके क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो, एडवांस मेंस नीट सब लेवल के करेंगे। देखना जितना क्लास में किया उससे बाहर कुछ नहीं आता, बस आपको अच्छे समझ में आना चाहिए किसके लिए Z कितना, किसके लिए कौन लीड करता है,
ठीक है। ये जो हमने डायग्राम्स बनाए, फेजर डायग्राम बोलते हैं इनको, ये कैसे बनाए, करंट इधर लिया, आई नॉट आर इधर लिया, आई नॉट एक्सएल ऊपर क्यों लिया, क्योंकि वो 90 डिग्री ऊपर होता है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है। फिर हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा, एलसीआर में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, रेजोनेंस पे जेड मिनिमम होता है, किसके इक्वल, आर के इक्वल, तो करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा कितना, वी आर एम एस बाय जेड, जेड मिनिमम होगा आर के इक्वल, है ना। ये सब पावर कितनी होती है, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फाई क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होता है, वैसे से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा, पर हाँ बुक्स में कभी किसी में मिल सकता है बैंडविड्थ पे, इसलिए मैंने बैंडविड्थ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बैंडविड्थ क्या होता है, ऐसी दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जिसपे आपकी पावर मैक्सिमम का आधा होती है। पावर मैक्सिमम कब होती है, जब आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंस के ऊपर, है ना। तो वहां से हमने एक रिलेशन निकाला कि दो इक्वेशन बनी थी, है ना, ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी प्लस आर के इक्वल, तब आपका ओमेगा टू मिलता है वहां से, और माइनस आर के इक्वल तब आपका ओमेगा वन मिलता है। वो कहां से आया, वो वहीं से आया कि पावर जो है वो मैक्सिमम की आधी होगी, तब एक इक्वेशन बनी थी हमारी। वहां से हमने बैंडविड्थ निकाली, फिर क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया, और वहां से हमने ट्यूनिंग भी देखी। ठीक है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपका सिलेबस में बचता है इस चैप्टर में सिर्फ ट्रांसफॉर्मर और चौक कॉइल और पैरेलल एसी सर्किट। पैरेलल भी आपके कभी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, पर मैं बता दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन लेके मैं समझा दूंगा आपको, वहीं से आप अच्छे से कर लेना कभी आ जाए तो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर 10-15 मिनट का है, क्या होता है वो समझेंगे, और फिर चौक कॉइल वो भी छोटा सा है, ठीक है, वो समझेंगे, बस चैप्टर समाप्त आपका। कल हम अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। पर हाँ, वो करने के लिए आपको अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूला इस चैप्टर के आने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझो। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछो, कोई भी छोटा सा डाउट हो, बड़ा सा डाउट हो, कोई भी डाउट हो उसको पूछो, क्लियर करो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।